बात करते हैं तुर्की और शाम में ज़लज़ले के बाद हर सू तबाही के मनाजिर हैं और सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियोस दिल दहला रही हैं। अमवात का सिलसिला भी थम ना सका और तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन अब तक 15,000 से ज़ायद अमवातें रिपोर्ट हो चुकी हैं और तुर्की और शाम में इस वक्त बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। दूसरी तरफ जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान भी ज़लज़ले की एक फॉल्ट लाइन पर है, ख़ास तौर पर हमारी जो अपर साइड है वो फॉल्ट लाइन पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी ज़लज़ले का ख़तरा है और यहाँ पे अब तक कोई इमरजेंसी की सिचुएशन कोई इंतजामात किए गए हैं, नहीं किए गए हैं। वैसे किस तरह से अगर खुदा ना खास्ता ज़लज़ला आता है तो कैसे आप खुद को रेस्क्यू कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हमें अख्तियार करनी चाहिए, ये हम जानेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है रेस्क्यू 1112 से, जो कि तुर्की में भी हैं, इस वक्त शाम में भी हैं। हमारे रेस्क्यू ज़राए वहाँ पे लोगों को जाने बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं उनकी। तो हमारे साथ मौजूद हैं रोशन अली मेहसर, रेस्क्यू कमांडर हैं 1112 से, और डॉक्टर आबिद शेख हैं, डायरेक्टर हैं रेस्क्यू 1112 के। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए। पहले तो आपको मुबारक हो सर, एक तो आपके इदारे ने माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और आप लोगों ने एक ऐसी लाजवाब सर्विस हमें दी है और पूरी दुनिया को दिखाया है कि हम माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम दुनिया की किसी कौम से कम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर आबिद शेख साहब डायरेक्टर हैं आप रेस्क्यू 112 के 22 के, तो आपको यकीनन ऑपरेशन की डिटेल्स ही मालूम होंगी जो वहाँ पर भी हो रहा है, उसके बारे में भी हमें बताइए, और करंट जो स्टेटस है पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 का उसके बारे में बताइए। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया, और इस तरह के प्रोग्राम्स की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अवेयरनेस लोगों के लिए होनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है रेस्क्यू 1112 का, सिंध में ये सर्विस हमने रिसेंटली अभी स्टार्ट की है, लेकिन अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो बाकी सूबों में ये सर्विस काफ़ी अरसे से चल रही है। और इस वक्त आप लोगों ने खुद भी देखा है कि इट्स मैसिव डिस्ट्रक्शन इन टर्की एंड बाकी जो उनके नेबर कंट्रीज़ हैं, और उसमें 15,000 से ज़्यादा अमवात जैसे आप लोगों ने मेंशन किया हो चुकी हैं, और ये अमवात और बढ़ेंगी जिस तरह की इस वक्त वहाँ पर हालात हैं। और उसमें रेस्क्यू 1112 से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आर्मी का भी एक पूरा दस्ता वहाँ पर पहुँचा है जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम है, और उसके अलावा पंजाब की जो अक़वाम मुत्तहिदा से जो इंसराग सर्टिफाइड टीम है उसमें तकरीबन कोई 51 के करीब लोग हैं, वो भी वहाँ पर इस वक्त अपनी सर्विस दे रहे हैं, और ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था इसमें, क्योंकि जो जहाँ तक हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक की एग्जैक्ट लोकेशन, टाइम, प्रोटेक्शन नहीं हो सकती। अच्छा, उसके लिए एहतियाती तदाबीर अगर हम उसको कहें या उसके हम प्रिकॉशनरी मेजर्स हम उसको कहें किस तरह से ले सकते हैं, कि इसको हम फिर 3 लेवल्स पे हम इसको डिवाइड करते हैं। इसमें एक होता है हमारे प्री डिज़ास्टर, प्री अर्थक्वेक, उसके बाद होता है ड्यूरिंग एंड देन पोस्ट। अच्छा, प्री के लिए एक तो हम इसको फिर भी इसको डिवाइड करते हैं 2 लेवल्स में। एक हमारे पास वो ऑर्गेनाइजेशंस हो गई या जो फैक्ट्रीज़ में लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई या जो सरकारी इदारे हैं, वहाँ पर लोगों को फेमिलियर होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं, किस तरह से उनको इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से उस बिल्डिंग में जो ड्रिल्स होती हैं, बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको टाइमली अपनी ड्रिल्स में सारे लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना है कि उनको अगर खुदा न खास्ता इस तरह का डिजास्टर आता है उनको पता हो कि मेरा इवैक्यूएशन प्लेस कौन सी है, मुझे कहाँ से बाहर निकलना है, एमरजेंसी एग्जिट्स कौन सी। और ये एमरजेंसी एग्जिट की आपने बड़ी अच्छी बात की, और ये हर वो बिल्डिंग जो इस वक्त पाकिस्तान में, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो कमर्शियल एरियाज में, या वो जो हमारे पास जो ऑफिस बन रहे हैं, वहाँ पर इमरजेंसी एग्ज़िट बहुत मस्ट है, और लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि लोग पैनिक हो जाते हैं जब खुदा न खास्ता इस तरह का इवेंट आता है, तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। और मेरा एडवाइस लोगों के लिए यही है कि कभी भी पैनिक ना हो। राइट डॉक्टर साहब, सबसे पहले ज़लज़ला आता तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स एक ह्यूमन नेचर है, सबसे पहले आप पैनिक ही कर जाते हैं, लेकिन लोग भागना शुरू कर देते, तो हमें क्या करना चाहिए? आप किसी कहाँ खुली जगह पे निकलें, किस तरह से कि सीढ़ियाँ उतरना भी क्या उस वक्त सेफ़ है? बहुत सी मुख्तलिफ सी बातें हमारे सामने आती हैं कि जी आपको ऐसी जगह चले जाना चाहिए कि जहाँ पे आप, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग गिर जाती है, छत गिर जाती है, तो किस जगह हमें, किस मुकाम का हमें इंतखाब करना चाहिए जहाँ पर हम अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं? अच्छा, लोग पैनिक क्यों होते हैं? पहले तो ये है क्योंकि उनको पता नहीं होता हमें करना क्या है। क्योंकि अगर उनके पास अवेयरनेस हो, उनको पता हो कि इस सिचुएशन में हमें किस तरह से बिहेव करने हैं, तो मेरे ख्याल से वो पैनिक सिचुएशन से बाहर आ जाएं उस टाइम पे। लेकिन ज़ाहिर बात है हम 100% पॉपुलेशन को उस तरह से कवर नहीं कर सकते, हर किसी के बिहेवियर्स डिफरेंट होते। जिस वक्त इस तरह का अर्थक्वेक आता है उसमें जो प्रोटोकॉल्स है वो यही हैं कि आपको जिस जगह पर आप हैं उस पर वहीं रहें, क्योंकि आपको पता है बिल्डिंग शेक हो रही होती है। तो उसमें एक प्रोटोकॉल्स है जो मेरे इस वक्त कोलीग साथ बैठे हुए हैं, रोशन भी इस पर बताएंगे, ही इज़ ऑल्सो सिविल इंजीनियर एज वेल। तो प्लीज़ रोशन अगर आप उसमें बताएं।
जी। सबसे पहले तो उसमें ये होता है कि आपने पैनिक नहीं करना सबसे पहले, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, इंसान पैनिक कर जाता है। लेकिन फिर हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। सबसे पहले आपने नील डाउन हो जाना है, आपने कवर लेना है किसी भी चीज़ का जो नियरेस्ट हो आपके, जैसे कोई डेस्क है, कोई टेबल है, उसके अंदर आपने चले जाना है और उसी की लेग्स को आपने होल्ड करना है ताकि जो ट्रेमरिंग और शेकिंग हो रही है उसके आपको कोई फ़र्क ना पड़े। और उसके बाद फिर आपने कोशिश करनी है कि कोई ऐसी विंडो या कोई ऐसा डोर है जो ग्लास का बना हुआ है, उससे आपने दूर रहना है। राइट। ठीक है। और ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो आपको लगता हो कि क्योंकि इंटीरियर होते हैं, इनसाइड होते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको लगता हो कि वो सेफ पे आपने लाई डाउन हो जाना। आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं कौन से स्ट्रक्चर सेफ रह सकते हैं? जैसे देखें, कोई भी एक स्ट्रक्चर है घर के अंदर जिसके साथ एक बीम और कॉलम फैब्रिकेटेड है, बना हुआ है, तो वो उसके चांसेस कम होते हैं गिरने के, कोलैप्स होने के। हम ये नहीं कह सकते कि वो गिरेगा नहीं, लेकिन चांसेस कम होते हैं, तो वहाँ पे ले डाउन करें। सबसे पहले कोशिश करनी होती है कि आप अपने हेड को बचाएं, क्योंकि जितनी भी डेथ और इंजरीज होती हैं वो मेनली फेटल इंजरीज हेड की ज़्यादा होती हैं। मैसर साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इस वक्त मैं याद है कि पेशावर में एक धमाका हुआ था एक मस्जिद में, मस्जिद गिरी थी और उसका मलबा हटाने में हमारे सिस्टम को तकरीबन 1.5 दिन लग गया था, 36-48 घंटे के दरमियान लग गया था। अब यहाँ पर 2000 बिल्डिंग्स गिरी हैं, इतना मलबा है, कितना बड़ा चैलेंज है वहाँ पर काम करना? सर 2000 नहीं गिरी, ज़्यादा 6500 गिरी हैं, 6500, अनबिलीवेबल। और दो डेथ टोल जो है वो आज 19,000 से भी क्रॉस कर गया। अल्लाह अकबर। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी टीम वहाँ काम कर रही है, आपके साथी कलीग्स हैं आपके? बिल्कुल, हमारी टीम काम कर रही है और उन्होंने बहुत से लोगों को सेफ भी कर लिया, बहुत से लोगों को, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा। ये इससे पहले 1999 में एक ज़ल्ज़ला आया था टर्की में, वहाँ पे डेथ टोल था अराउंड 17,000। ये उससे भी, क्योंकि अभी बिल्कुल स्टेज जो है प्रिलिमिनरी है, स्टार्टिंग है, अभी तो ये डेथ टोल खुदा न खास्ता बढ़ना है, क्योंकि 6500 बिल्डिंग का गिरना, और अराउंड हम ये सुन रहा था मैं कि 130 मिलियन पीपल आर रिजाइडिंग इन दोज बिल्डिंग्स। अल्लाह अकबर। तो मैं तो सोचो ना, अगर इतनी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग होती है और उसमें लेट से कोलैप्स होती है, तो इतना मलबा जब ऊपर होता है, नीचे छोटे से गैप में कुछ लोग होते फंसे हुए होते हैं, तो वो इतना मलबा हटाना, उनको महफूज रखते हुए चैलेंज कितना बड़ा है, किस तरह करते हैं? बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये हम आ जाता है कन्फाइंड स्पेस में। जी। स्पेस इतना होता है कि आपका जाना वहाँ बहुत मुश्किल, बस आवाज़ आ रही होती है, और वहाँ पे अभी भी कह रहे हैं लोगों को आवाज़ें आ रही हैं, और उसके लिए हमारे पास एक अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम होती है, जिनके पास हैवी इक्विपमेंट्स और बिल्कुल जो एडवांस इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनमें कॉम्बी टूल्स हैं, स्पेडर्स हैं, उनकी मदद से हम वो जो होते हैं स्ट्रक्चर्स कंक्रीट को, उनको हटाते हैं और कोशिश करते हैं कि अंदर जाके जितना हो सके लोगों को सेफ करें। बेसिकली हमारे पास जो रेस्क्यू 1112 की हम बात करें या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड रेस्क्यू की बात करें, उसमें अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बेसिकली ये ऑपरेशंस होता है जिसमें जो विक्टिम्स इस तरह के बिल्डिंग्स में फंस जाते हैं, उनको निकालने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं, और इस वक्त आप लोग देख भी रहे हैं कि टर्की में हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। आपने बड़ा अच्छी एक बात की कि इसमें पहले तो बात यह कि अल्लाह ना करे इस तरह के कभी डिज़ास्टर्स इस हमारे कभी इस मुल्क में आए। कराची की आपने खुद सिचुएशन देखी हुई है, पूरा जो स्ट्रक्चर है इस वक्त बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, एग्जैक्टली। तो इस पे बेसिकली जो पर्पस यही होता है कि खुदा ना खास्ता इस तरह की अगर बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो हमें उसमें डक्ट्स बनानी पड़ती हैं, और डक्ट्स बनाकर हमें स्पेस बनाना पड़ता है। आप लोग अभी भी देख रहे हैं टीवी पे कि इस वक्त फीडिंग चल रही है, अंदर लोग जो सब फंसे हुए हैं, जब तक उनको बाहर निकाला जाए तब तक उनकी फीडिंग स्टार्ट हो जाए, उनके लिए जी बिल्कुल तो डक्ट्स बनती है, उनके लिए वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतजाम किया जाए कि कम से कम उनके पास ऑक्सीजन मिल सके। तो ये बड़ा एक आप समझें कि इट्स अ वेरी टिपिकल ऑपरेशन। और इस वक्त टर्की में तकरीबन कोई 45 से ज़्यादा मुल्क ऐसे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम्स जो है वहाँ पर पहुँची हुई हैं और इस पूरे ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान से भी लोग गए हुए हैं, डिफरेंट NGOs भी काम कर रही हैं, डिफरेंट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं, जैसे एट मैक्सिमम लेवल पे जो है वहाँ पर लोगों की जानें बचाए जा सकें। Any challenges, anything you like to say to the people of Pakistan and the people who are working over there? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वीडियो आपकी हर जगह देखी जाएगी, वो साथी भी आपके देख रहे होंगे जो सिर्फ टर्की में काम कर रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारे जो कॉलीग्स हैं पंजाब के, वो वहाँ पर शाना बशाना वहाँ पर काम कर रहे हैं। लोगों से इस वक्त जो हमारी जो मैंने पहले भी कहा, मैं चाहूँगा थोड़ा सा उस पर और ज़्यादा एलोबरेट कर लूँ, क्योंकि हमें उसमें थोड़ी सी और डिस्कशन चाहूँगी कि अवेयरनेस प्रोग्राम कि जैसे हमने कहा कि अर्थक्वेक से पहले तो अपने आप को फेमिलियर कर ले, उसके साथ साथ उनके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि उनको इस सिचुएशन में कॉल कहाँ करनी है।
खुदा न खास्ता अर्थक्वेक इस तरह का कोई डिज़ास्टर रात को आता है या बिल्डिंग कोलैप्स होती है, उनके मोबाइल चार्ज होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि इन दिस सिचुएशन मुझे किसको कॉल करूँ। उनके पास हर घर में एक मेडिकल किट होनी चाहिए। इन अ माइनर सर्जरी, इन अ माइनर इंजरी, कम से कम वो उसमें अपने आप को फर्स्ट एड दे सके। 1122 का नंबर काइंडली, क्योंकि इस प्रोविंस में बड़ा नया नंबर है, हमें कॉल करें। अगर आपको किसी किस्म का भी खुदा न खास्ता इस तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई डिज़ास्टर आता है, प्लीज़ कॉल अस। हम अपने पास इस वक्त, क्योंकि हमारे पास जो टीम है इस वक्त कराची और हम बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर हम ऑपरेशनल रह चुके हैं, वहाँ पर इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड भी करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते, एक तो ड्यूरिंग हो गया, इसके बाद हो गया पोस्ट। अब एक सिचुएशन से हम गुजर गए, डिज़ास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बेसिकली अगर बिल्डिंग खुदा न खास्ता, क्योंकि शेकिंग चली, शेकिंग बंद हो गई, उसके बाद लोगों को उस एरिया से बाहर निकल जाना है। जो उनका सेफ स्पेस या इवैक्यूएशन स्पेस डिफाइन है उनके एरिया में, वहाँ से वो बाहर निकल जाएं। इसी तरह से जब लोग बाहर किसी गाड़ी में मूव कर रहे हैं और वहाँ पर शेकिंग हो रही है, तो गाड़ी खड़ी करके साइड में उनको बाहर निकल के खड़े हो जाना है, गाड़ी से बाहर निकल जाना। एग्जैक्टली। और पोस्ट के बाद उनको अगर खुदा न खास्ता उनको कांटेक्ट रहना चाहिए अपने लोगों के साथ। उनको किसके साथ कांटेक्ट करना है, उनके फैमिली नंबर्स उनके पास हो कि इस सिचुएशन में किसको कांटेक्ट करें। पैनिक ना करें बस, अगर पैनिक कर जाएंगे। और दूसरा, अपने उस एरिया में जहाँ पर वो रहते हैं दूसरे लोगों के साथ इन टच रहें। अपने अगर उनके पास कोई रेडियो की फैसिलिटी है, उसको सुने इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है, तो उस सिचुएशन से उनको बिहेव करना है। थैंक यू सो वेरी मच। कोई सवाल है? जी, मैं पूछना चाहूँगी कि किसी भी हम तो एक बात कर रहे हैं अर्थक्वेक की, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम कहते हैं CPR एक मेथड है जो हमें देना चाहिए। लोग CPR हम जो कहते हैं एक मेथड देना चाहिए। आपकी रेस्क्यू टीम के बंदे खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो मैं चाहूँगी कि अगर हम व्यूवर्स को दिखा सकें कैसे कि CPR प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, तो लोगों की अवेयरनेस हो जाएगी अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे। देखिए, एक तो बिल्कुल पॉसिबल बिल्कुल भी है। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि CPR की भी एक कंडीशन है। हर जो है विक्टिम को CPR नहीं किया जाता, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, कोलैप्स हो जाता है एंड उसकी नीड है CPR की, देन उस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो हम उसको बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल प्लीज़ अगर दिखाएं तो मैं चाहूँगी, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल सके। और ये भी बताइएगा कि CPR किस वक्त दिया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए इट्स मेडिकल कंडीशन। आप प्लीज़ करके भी दिखाएं कि किस तरह से CPR कर सकते हैं। आप यहाँ पे सामने आ जाए हमारे मास्टर कैमरे में, और आप बताइए किस तरह से CPR हम दे सकते हैं। जी, सबसे पहले हम जब भी किसी विक्टिम तक पहुंचते हैं, हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डॉक्टर ABC। सबसे पहले जो डॉक्टर में D आता है वो होता है डेंजर। किसी भी विक्टिम तक हम पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि सीन सेफ है कि नहीं। उसमें हम विक्टिम के लिए सीन को सेफ करना चाहिए, अपनी सेफ्टी को भी मेक श्योर करना चाहिए, और एनवायरनमेंट को, जो माहौल है, सबसे पहले हमने देखा कि डेंजर जो भी था उसके ऊपर सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक्सप्लेन करेंगे, आपके माइक नहीं है शायद, तो इस वजह से आवाज़ क्लियर नहीं जा पा रही है आपकी। डॉक्टर साहब आप एक्सप्लेन करते रहिए और आप प्लीज़ करके बता दीजिए ना। जिस तरह से इन्होंने बताया कि पहले तो आप हमें ये देखना है कि कोई डेंजर तो नहीं है इस एरिया में, उसको हमने हटा दिया। उसके बाद आप चले गए पेशेंट की तरफ, और पेशेंट को उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट लेटा दिया है। अब उनको, अब देखें उन्होंने कोलैप्स कर गए पेशेंट। अब इनको ये CPR स्टार्ट करेंगे इफ़ इट इज़ नीडेड। जी, अब ये इनका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ नी डाउन हो जाऊँगा, ये पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि जब आप इस तरह के पोजीशन होंगे, डॉक्टर साहब आप साथ प्लीज कहते रहिए ना। अगर कोई माहौल आपके मतलब आप थोड़ा सा खामोश, ऐसे में आपका ना माइक नहीं लगा, बहुत माजरत के साथ, तो आपकी आवाज़ नहीं जा रही है। बेसिकली देखिए, ये जो रोल होता है हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ होता है, जो बेसिकली ये जो एक्ट है वो वहाँ पर जो है परफॉर्म करते हैं। तो इन्होंने देख लिया पेशेंट को, जो विक्टिम को देख लिया, अब उनको उन्होंने चेक कर लिया कि ये प्रॉपर्ली रेस्पॉन्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर उनको CPR की नीड है तो अब वो CPR स्टार्ट कर लेंगे। CPR का मेथड क्या होता है, पोजीशन क्या होनी चाहिए हाथ की आपके? ये सेंटर, ओके। और ये डॉक्टर साहब कौन सी जगह पे होना चाहिए आपके चेस्ट के कितना नीचे? जी, ये बेसिकली हार्ट के नीचे करते हैं, और इसका एक प्रॉपर, मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर इसका मेथड है जो पैरामेडिकल स्टाफ हमारा को कर रहा होता है। लेकिन अगेन मैं ये बात कर रहा हूँ कि CPR हर विक्टिम को नहीं होता। अगर उसकी मेडिकल इस तरह की कंडीशन है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, देन वी कैन गिव द CPR, अदरवाइज उससे रिब्स टूटने का खतरा होता है। अच्छा, जी बिल्कुल सही, वरना अच्छा आप बस एक करके दिखा दीजिए जल्दी से ना। बेसिकली हम इसकी ना ब्रीथिंग के चेक अच्छा, ब्रीदिंग चेक करेंगे, फिर अभी नहीं कर सकते। अगर नहीं हो रही तभी CPR करना होता है। ओके, अगर ब्रीदिंग नहीं हो रही तो ही CPR हो सकता है, वरना एयरवे भी चेक करते हैं नहीं कर सकते। कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं कर रही उसके माउथ को, इसकी वजह से तो नहीं ब्रीथ रुकी हुई। सही। तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं CPR, जो कि थोड़ा सा हार्ट के नीचे होता है। सही, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वंस अगेन रोशन अली साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप दोनों का भी। थैंक यू मिस्टर साहब, शेख साहब, और आपकी दुआएं, हमारी दुआएं और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और रेस्क्यू 112 की कामयाब सर्विसेज को और कामयाब करे और बेहतर करता रहे, ताकि हमारे मुल्क को ये भरोसा हो कि हमारे पीछे भी कोई खड़ा है हमें बचाने वाला। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। बोल उड़ाएगा
सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।